अगर मैं बात करूं फूड डिलीवरी की, तो इसमें आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में क्या आता है? खाना। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो आप तक वो खाना लेके आते हैं। उनकी जिंदगी कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है, ये मैं कहूंगा उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी गाड़ी यूज करते हैं। जैसे कि आजकल ज्यादातर लोग स्प्लेंडर पे जाते हैं, तो क्योंकि स्प्लेंडर एक ऐसा व्हीकल है जो कई सालों से चलता आ रहा है, मैं मानता हूं उसमें इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बट वो आज के हिसाब से स्मार्ट है क्या, या फिर आज के हिसाब से कॉस्ट एफिशिएंट है क्या? आज के हमारे गेस्ट मिस्टर मयूर एंड मिस्टर प्रतीक, जो के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉरेट इलेक्ट्रिक को, वो आए और उन्होंने हमसे काफी बात करी ऐसे लोगों के बारे में जो अब जो टू व्हीलर्स से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है या कितनी आसान होती है, और ये जो ईवी टू व्हीलर मार्केट है इसका क्या सीन है। तो चलिए आराम से बैठते हैं और देखते हैं आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छा लगेगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 9 ऑफ क्या सीन है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? गुड, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सर, आप जिस फील्ड में काम करते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत फैसिनेटिंग चीज है आजकल बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं आम जनता की बात करूं ना, तो ये है कि उनकी लेट्स से रोजी रोटी, रोज का जिसे कहते हैं कम्यूट, बहुत सारी चीजें इन चीजों पे इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं ईवीज की, जो कि आपकी नीश है, आपकी फील्ड है, आपका काम है, तो उसमें सर आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या सीन है? जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने 1998 में जब पहला मोबाइल फोन आया था जी, तो आपके ओपिनियंस उस टाइम पे जैसे थे जी, कि एक हम लोग भी मतलब जिस तरीके से देखते थे, एक नया घर पे फोन आता था, मोटा हैवी सा होता था, एंटीना होता था, बट यू नो से 25 इयर्स डाउन द लाइन अभी मोबाइल फोन इज लाइक नेसेसिटी ऑफ एवरीवनस लाइफ। सबकी 100%। लाइफ की एक जरूरत है, सबको रखना पड़ता है एक कम्यूट के लिए। और ये इंडस्ट्री भी जो ईवी की है ये पैरेलली रन करने वाली है। आप 2-3 साल जैसे फोन यूज करते हो उसको चेंज कर देते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप 2-3 साल यूज करोगे, चेंज करोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी इवॉल्विंग है। आज के टाइम पे जैसे आप आईसी इंजन का, जैसे नॉर्मल पेट्रोल वाली जो मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होती है, आपने देखा होगा सबके घर पे। इंडिया में तो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स इंडिया में यूज होती है। तो इसीलिए पूरी जितनी भी आप फ्लीट देख रहे हो, 40 करोड़ या 30 करोड़ जितनी भी टू व्हीलर्स है, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स से सारी की सारी ईवीएस में कन्वर्ट होने वाली है। एंड आप जो चीज नॉर्मल पेट्रोल वाली व्हीकल्स में नहीं कर पा रहे थे जी, वो भी आप इसमें कर पा रहे हो। तो एक तो टेक एनेबल्ड है, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। आपने देखे होंगे कई सारी व्हीकल्स है जिनमें वीडियो प्लेयर तक है, मैप्स आपके स्क्रीन में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो ईवी एज आई सेड, मोबाइल इंडस्ट्री जैसे आपको सरप्राइज करती जाती है 2 से 3 साल में, जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको वैसे ही सरप्राइज करने वाली हैं। ओके। एंड जो आपका जो नाम है कंपनी का, थोड़ा कुछ अलग नाम है, मतलब कुछ नया सा जब हमने भी सुना, तो ये नाम आया कैसे कॉरेट? सो एक इसकी बड़ी फनी स्टोरी है। एक्चुअली कॉरेट एज अ कंपनी हमारी 2015 से है। वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग सोलर पावर प्लांट का काम करते हैं, वो जो पहली कंपनी थी। तो उस समय पे ना हम लोग बहुत एडमेंट थे कि .com चाहिए हमें वेबसाइट में। ओके, ठीक है, तो उसलिए हम लोग ने मल्टीपल वो करे। तो उस टाइम पे आई थिंक पहला जो आइडिया था कि हम चीजों को ठीक करने वाले हैं। हमने ट्राई किया फिक्स के साथ में, हमने ट्राई किया रेक्टिफाई के नाम से हमने ट्राई किया। तो अल्टीमेटली हुआ करेक्ट इट का एक एब्रिविएशन ट्राई करते, कॉरेट। सो इट्स एक्चुअली द एब्रिविएशन फॉर करेक्ट इट। However, we have moved on from there. अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर में जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, बट कॉरेट एक कैची सा नेम है हमारे लिए। कहते हैं निफट से जबान पे आ जाता, कॉरेट है। और उसका .com है हमारे पास, और उसका .com है। तो दोनों पर्पस सर्व हो गए हमारे। जी, करेक्ट। तो सर इसमें मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? आई थिंक कितने साल हो गए थे उस टाइम, क्या था, और क्या यही हमारा इनिशियल प्लान था, इसी से शुरू किया था, यहाँ तक आज जहाँ हम खड़े हैं, पूरी क्या रही है जर्नी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था हमने। इनफैक्ट 2019 में जब ईवी पे काम करना चालू किया था जी, तो हम उस समय रेट्रोफिटिंग पे काम करने से स्टार्ट किया था। तो हमने इनफैक्ट आज भी हमारी पुरानी फैक्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको एक टाटा एस मिलेगी पूरी खुली हुई, क्योंकि हमने एक टाटा एस खरीदी थी। उसमें पूरा उसको डिसअसेंबल किया, इंजन वगैरह निकाला एंड उस पे काम करना चालू किया जी।
बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2019 में हमने काम करना चालू किया, मार्च ऑफ 2020 कोविड आ गया। सो कोविड के दौरान पे वो क्योंकि 6 महीने जो हमारा नुकसान हुआ था उस टाइम पे वी हैड अ टाइम टू डू अ लॉट मोर होमवर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आर&डी होमवर्क है, मतलब सिस्टम पे जो काम कर सकते थे डिजाइन वगैरह। तो एक रियलाइजेशन जो सबसे बड़ा ये भी था वो ये था कि आज के टाइम पे जहाँ रेट्रोफिट की किट वो 6 से 8 लाख रुपए के बीच में बन के आ रही थी, कुछ टाइम पे वो 6 से 8 लाख रुपए में प्रोबेबली एलसी जो हमारी है एलसीवी वो भी आनी चालू हो जाएंगी। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे आज के टाइम पे आप टाटा टिगोर वगैरह एक्चुअली started to come at say 8-9 lakh rupees. Right. So क्योंकि batteries in general is the, as I said, सबसे most expensive asset होता है, component होता है। तो उसके prices जैसे जैसे गिरते जाएंगे ये पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ होल भी सस्ती होती जाएगी। तो एनीवेज फिर हमने कोविड के बाद वापस से जब टीम पूरी इकट्ठा हुई वी वेंट बैक टू द व्हाइट बोर्ड। हमने सोचा आप क्या करेंगे। टीम वाज देयर, वी गॉट रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं इसमें अच्छा। तो टू व्हीलर्स एज आई सेड हमने डिसाइड किया क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स निकलती हैं। और एक चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी डे वन से कि हम कोई भी चाइनीज कॉपी नहीं करने वाले, ना चाइनीज प्रोडक्ट लाने वाले हैं, क्योंकि इजी था बहुत ज्यादा कि आप चाइना जाओ, वहां से 10,000 लाओ, किट्स असेंबल करो और बेच दो। बट वी डिडंट वांट टू टेक एनी शॉर्टकट्स। हमने प्रॉपर्ली एक पेन पेंसिल से स्टार्ट किया है काम करना। जो भी प्रोडक्ट है हमारा आज वो सारा का सारा मेड बाय अस, उसकी पूरी आईपी हम ओन करते हैं, इंजीनियरिंग हम ओन करते हैं, एक्सट्रीमली सेफ, टेस्टेड बाय अस फॉर इंडियन रोड्स, मेड बाय इंडियंस। काफी हमें कंफर्ट आता है इस चीज से। सर आप ना एक बात हो, सो जब ईवीज नहीं थे तो अगर कोई बंदा अपने आप को एक ऑटोमोटिव कंपनी बोलना चाहता था जी, ही नीडेड टू हैव थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ कैपिटल उसको चाहिए होता था। कल को अगर मैं बोलूं कि मैं ऑटोमोटिव कंपनी हूं, भले नटबोल्ट भी बना रहा हूँ तो भी मुझे फैक्ट्री सेटअप सब लगाने के लिए ये सब चाहिए होता था। जब ईवीज का अडॉप्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिखाया। उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब ईवीज आई थी गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको इसकी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आरसी की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो वो इनिशियल फेज था जब गवर्नमेंट अपनी साइड से पूरा खुल्लम-खुल्ला पुश दे रही थी जी। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था, इधर से गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि वी विल सेट अप अ वेरी बिग इंडस्ट्री फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ईवी। लेकिन हुआ ये कि किसी के हाथ में अगर 10 लाख रुपए जेब में होते ना, वो बंदा फ्लाइट पकड़ के चाइना जा रहा था, वहां पे बने बनाए वहां पे फैक्ट्रियां हैं, वहां पे 10 मॉडल होते थे, 50-100 पीस का ऑर्डर प्लेस करता था और अपने नाम का ठप्पा लगवा के गाड़ी इंडिया में मंगवा लिया करता जी। और 10 लाख की पार्टी भी अपने आप को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर बोल के इंडिया में अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर चुकी थी जी। ये चीज गवर्नमेंट ने बहुत जल्द देख लिया कि ये हो रहा है जी। और जहां गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनाएंगे इसकी, और पीछे से वहां बन रही थी इसकी सब्जी मंडी में जी। सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स वेयर गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई ये अगर हमने इस पे कुछ कंट्रोल नहीं किया तो जो हम मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब्जी मंडी बन जाएगी। दैट इज वेयर बेसिकली दे केम टू प्लेस। और उन्होंने बोला कि हम ये फेम सब्सिडीज को अनाउंस करेंगे, आपकी आईकैट अप्रूवल्स मैंडेटरी हो जाएंगी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब एक एस्टैब्लिश तरीके से इंडिया की ईवी इंडस्ट्री ग्रो होनी स्टार्ट हुई और एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ एक तब की बात है और एक आज की बात है। अगर उस टाइम पे 100 प्लेयर होते ना मार्केट में, आज के टाइम पे 5 बचे होंगे, 10 बचे होंगे जी। लेकिन 10 वही प्लेयर बचे हैं आज के टाइम पे जो उस टाइम से ही लॉन्ग टर्म विजन के एंगल से गेम खेलने के मूड में थे। ओके। जो ट्रेडर्स के एंगल से आए कि भी उठाएंगे, माल लगाएंगे, बेचेंगे और निकल लेंगे, वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो चुका है। सो आई वुड से कि इंडियन मार्केट में भी ऐसा हो गया कि एक अच्छे लेवल का कंसोलिडेशन आ चुका है कि आज कोई छोटा मोटा प्लेयर अपने आप को ऐसे बोल नहीं सकता कि भी हम ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं। यू कैन बी सप्लायर्स, यू कैन बी सर्विस प्रोवाइडर्स, बट एटलीस्ट इन टुडेज मार्केट अगर आपको एक ईवी मैन्युफैक्चरर बनना है, यू नॉट ओनली हैव टू हैव अ गुड प्रोडक्ट, यू हैव टू बी हेवीली एंड प्रॉपर्ली इन्वेस्टेड एंड यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एंड ओनली दीज कंपनीज विल सर्वाइव जिनका लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म विजन अलाइंड हो, जिनके पास कैपिटल का भी एक्सेस हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करने की भी कैपेसिटी हो। राइट। आपने सर रेट्रोफिटिंग की बात करी थी, तो आई थिंक यूएई में इसका मार्केट बहुत है। या फिर लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं ट्रक्स के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ट्रक्स की लाइक कॉस्ट जो आप इन्वेस्ट करते हो, कोई किसी के पास ट्रक्स है, फ्लीट है पूरा 20-30-40 ट्रक्स हैं, तो अगर उसको वो सब, क्योंकि अब है कि 8-10 साल बाद भाई चीजें वो हो जाती है और आप एनसीआर में उन व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते, तो उन व्हीकल्स के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई इस चीज पे काम करना चाहे तो। देखिए इसमें 2 चीजें हैं विख्यात। नंबर 1,
ट्रक्स भी एक कांस्टेंट साइज, एक सेम साइज का तो आता नहीं है। आज आप अगर बात करो तो एक छोटे से छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, उससे लेके जो लार्ज कंटेनर आता है 30-32 फीट का, और रेंज अगर आप देखोगे तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। नंबर 2, सबसे बड़ी कॉस्ट जो एक ईवी में जाती है वो बैटरी की जाती है। ठीक है, आज एक ट्रक में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी रेंज नहीं तो कम से कम 500 से 600 किलोमीटर हो, जहाँ पे हमारा चार्जर मिल जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इफ द बैटरी पैक वुड बी सो हाई, आपको चार्जिंग टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा अगर फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहे हो तो आप चार्जर्स की, अगर आप बैटरीज की कॉस्ट अभी देखोगे तो ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स वो कॉस्ट गिरनी चालू हो गई है, बट अभी भी उस लेवल तक नहीं आई है कि हम इसको एक नॉर्मल आईसी इंजन से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि आप ट्रक में जितना वेट आप कैरी करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 5 टन, 10 टन, 15 टन, तो आपका डिग्रेडेशन या यूसेज भी होगा, जो कंजम्पशन होगा बैटरीज का, दैट विल बी द हाईएस्ट। तो मेरे ख्याल से आप जो ये बात बोल रहे हो कि जरूरत सबसे ज्यादा अभी कमर्शियल फ्लीट में ट्रक्स को होगी, हाउएवर जो एंड प्रोडक्ट या जो एक्सेप्टेशन आएगा, जो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, वो सबसे लास्ट में आएगी ट्रक्स के लिए। तो मेन कारण ये भी है कि जहां जरूरत बहुत ज्यादा है ट्रक्स में, वहां पे जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अनलाइक सिमिलर टू कार्स या बाइक्स, आज हम लोग आंख बंद करके एक्टिवा खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई हर 5 किलोमीटर में पेट्रोल पंप मिल जाना है, हर पेट्रोल पंप पे साफ सुथरा पेट्रोल मिल जाता है, रेट मार्केट में फिक्स्ड है, आपको पता है कि ये गाड़ी में फुल टैंक कराऊंगा तो इतनी गाड़ी चल जाएगी। ये सब वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपके दिमाग में ऑलरेडी है, इसलिए आप आंख बंद करके गाड़ी खरीद लेते हो। ट्रक वाले को अगर ये एक्शन लेना है तो उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली अगर मैं एक ट्रक खरीदता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैं अब ट्रक तो दिल्ली से सोनीपत चलाऊंगा नहीं, 40 फीट का ट्रक, वो कम से कम कांडला जाएगा, गुजरात जाएगा, बैंगलोर नहीं जाएगा। अब वहां जाने के लिए मुझे पता है 2000 किलोमीटर मेरे को चलाना है ट्रक। अब करंटली उस ट्रक को गुजरात तक पहुंचाने के लिए जो मैं चीजों को बेयर करता हूँ, मुझे पता है कि 5 बार पेट्रोल भरा जाएगा उसके अंदर। एक ट्रक में पेट्रोल पंप में मेरा बंदा कम से कम 20 मिनट 25 मिनट हद से 15-20 मिनट लगाएगा पेट्रोल में। मुझे पता है कि रास्ते भर में पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मोटा मोटा मैं तो यहाँ बैठ के बता भी सकता हूँ अपने ट्रक वाले को कि भी इस पे भरा लियो, उस पे भरा लियो, उस पे भरा लियो। कईयों का तो उनपे खाता भी चलता है अपने हिसाब से, राइट? तो ये सारी चीजें अभी ईवीज के एंगल से देखा जाए अभी अनसॉल्व्ड है। मैं अगर एक ईवी ट्रक मान लो खरीद भी लूं, देयर इज नो वे आई कैन सेंड दैट ट्रक एज एफिशिएंटली टू दैट सेम डेस्टिनेशन विद लेस टेंशन, विद लेस worries right now. You compare this with two-wheeler segment, you compare this with a three-wheeler segment, we are almost there. Like if you अगर आप किसी tier 1 city की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में मोटा मोटी there are EV charging stations all over the place. The batteries are smaller, ठीक है, चार्जिंग टाइम कम रहता है, रिक्वायरमेंट राइडिंग की वैसे ही कम रहती है। अब मैं ऑफिस से घर जाने वाला बंदा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है जब मेरा घर 25 किलोमीटर आने जाने में मेरा हो जाएगा काम, तो मेरी स्कूटी अगर मान लो मेरे को 50-60 किलोमीटर की भी रेंज देती है, मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा, और बदले में क्या हो रहा है, मेरा पेट्रोल कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। तो हियर वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत हाई है। ट्रक्स में वैल्यू प्रोपोजिशन हाई आपने जिस दिन अचीव कर दी, उस दिन यू विल बिकम द किंग ऑफ द मार्केट, बट इट डज इन्वॉल्व स्टिल लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बहुत ही कई सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स भी उसके साथ काम करने चाहिए, तब जाके होगा वो। जी सर, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर एक चीज सर, इसमें एक चीज जो नई जो निकल के आ रही है, दैट इज हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड मतलब अब तो आई थिंक मारुति भी ले आया है अपने हाइब्रिड व्हीकल्स, रोड पे चल भी रहे हैं। लेट्स से आपका मर्सिडीज वगैरह में भी आते हैं हाइब्रिड, और लाइक उनका जो एफिशिएंसी है, इवन दो कॉस्ट हाई है, बट काफी ज्यादा, लाइक 35 का भी उनका वो आ रहा है एवरेज। तो 4 व्हीलर्स में या फिर लेट्स से कमर्शियल में क्या वो है फ्यूचर हाइब्रिड की अगर हम बात करें? तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ओके, इट इज द ब्रिज अंटिल यू गेट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रक, 2000 किलोमीटर की आपको जर्नी करनी है, अगर ईवी आपका काम पूरा नहीं कर सकती तो हाइब्रिड शायद आपको कम खर्चे में करके दे देगी, अंटिल अ पॉइंट कम्स कि कोई ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जो आपको पेट्रोल के कंपैरिजन या डीजल के कंपैरिजन में वही 2000 की जर्नी कम रेट पे करके दे पा रही है। ओके, आपको मानना पड़ेगा कि स्टिल इट इज हाइब्रिड, इट हैज पेट्रोल और डीजल इन्वॉल्व्ड, व्हिच इज स्टिल अ लिमिटेड रिसोर्स, और इस लिमिटेड रिसोर्स का कॉस्ट विद टाइम बढ़ता ही रहेगा जी। सो देयर इज ऑलवेज अ गैप व्हिच विल नॉट बी फिल्ड, और जिस दिन वो गैप फिल हो गया उस दिन अपने आप हाइब्रिड
निकल जाए. It's a bridge. I'm not saying it's wrong or right, but for now it is solving a good problem. Right. But it is not completely solving the problem. Okay. So जितनी भी मेरी जैसे व्हीकल की है हमने जो बनाई भी है, तो ये जितने बेसिक जो 5-6 पॉइंटर्स थे, रेंज एंजाइटी, चार्जिंग टाइम या स्पेस अवेलेबिलिटी, रोबस्टनेस, ये रफ एंड टफ है कि नहीं है, तो पॉइंट्स कवर किए ही हैं. बट जो एक और मोस्ट मेजर पॉइंट जो था, जो सबकी जो फीडबैक था जो हमारे डिलीवरी गाइस का, कि दिखने में अच्छी होनी चाहिए, वो पॉइंट भी हमारा कवर्ड है. आज के टाइप पे आप अगर मेरी व्हीकल देखोगे, वो है भले ही लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, बट वो किसी प्रीमियम B2C व्हीकल से कम नहीं लगती है. और ये चीज एक फीडबैक हमें मिला था जब हम रिसर्च कर रहे थे कि आज आप एक डिलीवरी गाय हो ना, जो करंट वो कहते नहीं, एक अरेंजमेंट करते हैं साइड से लोहे की स्ट्रिप लगा के वेल्ड करके ऊपर बॉक्स रख देते हैं, या आगे कहीं पे फिटिंग कर देते हैं, या नेकेड चेसी होते हैं, मतलब बॉडी पैनल कम होंगे, उनका परिवार बहुत कंफर्टेबल नहीं होता उसको बैठने के लिए रात में जब घर जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं होती है. तो इस चीज का ध्यान हमने डे 1 से रखा है कि व्हीकल दिखने में भी बहुत स्मार्ट और एस्थेटिक होनी चाहिए, सो दैट बंदे को है ना एक ऑल्टरनेट बाइक नहीं रखनी पड़ेगी. घर जा रहा है तो बंदा फिर एक नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक चलाए. राइट. ठीक है सर. अब नेक्स्ट चीज पे जो हम आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइक किसी एक एंटरप्रेन्योर के साथ शायद ये मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं इन चीजों के, बट इन केस अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी जो इसी फील्ड में है, इसी नीश में है, वो आपके पास आती है ऑन टेबल और आपसे बोलती है लेट्स से कोई एक एक्स अमाउंट है जो बहुत बड़ा है, लाइक आपका जो भी अभी वैल्यूएशन उसका लेट्स से 8 टाइम्स, तो क्या आप बेचेंगे? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा बिजनेस है, आप ये मेरा बिजनेस मानना है, बिजनेस एक्यूमेन है. इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन. स्पेसिफिकली जिसमें एज में हूँ, ये बिजनेस सालों साल तक मेरे को रन करना है. जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये एक लंबी रेस का घोड़ा है. आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर नेक्स्ट 100, 200, 300 years. ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें इवोल्यूशन होता जाएगा. हर 2-3 साल में एक नया वर्जन निकलेगा, इंप्रूवमेंट आएगा, बट जो बेसिक यूज केस है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम में सर्व करेगा. ओके. तो और मैं एग्जांपल सीख करूंगा यार. आई मीन फॉर एनी न्यू कंपनी है, अगर अच्छा प्रोडक्ट आता है तो ये ऑफर्स आते हैं. फेसबुक को भी ऑफर आया था पास्ट में एक्विजिशन का, याहू ने ऑफर किया था गूगल को भी एक्वायर करने के लिए. तो ये सारी चीजें भी पास हुई हैं. लुक वेयर दे आर. आज याहू मेरे ख्याल से आज फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूएशन पे है वेयर फेसबुक इज और गूगल है. नहीं तो आज हम yahoo.com पे जाके एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट भेज रहे होते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट. करेक्ट. नहीं सही. करेक्ट जी. करेक्ट. सो एज आई सेड, ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, और क्योंकि हमें पता चल चुका है कि एक हमने लंबी रेस का घोड़ा बनाया, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस. ओके. आंसर जैसे लाइक जैसे आपने बोला कि इट इज कंप्लीटली मेड इन इंडिया, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या वो 100% मेड इन इंडिया है या कुछ उसमें थोड़ा बहुत होता है अभी भी? देखिए, हमारे जितने भी वेंडर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं. Okay. आज के टाइम पे वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू व्हीकल्स जिनका कोई भी इंपोर्ट नहीं होता. मेरा एक नट बोल्ट भी इंपोर्ट नहीं होता है किसी भी फॉरेन कंट्री से. हाउएवर व्हाइल सेइंग दिस, आई वुड आल्सो ऐड कि जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, देयर माइट बी सर्टेन कंपोनेंट्स उनको जो बाहर से मंगवाने पड़ते होंगे, जैसे सेल्स हैं एट द एंड ऑफ द डे. अब इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है लिथियम आयन सेल का, तो वो लोग अपना है मल्टीपल कंट्री, चाइना, ताइवान और एटसेट्रा, वहां से इंपोर्ट करते हैं. दैट इज कॉमन फॉर ऑल. जैसे मोटर है, उसके मैग्नेट्स इंडिया में इतने कॉमनली नहीं मिलते हैं, तो वो उनको बाहर से मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट कराने पड़ते हैं. ओके. सो इनडायरेक्टली इफ आई हैव टू से लेस देन 10%, प्रोबेबली 7-8% ऑफ द कंपोनेंट्स माइट बी imported. But and these are acceptable levels. Yeah, the government knows about this. क्योंकि हम जो ICAT सर्टिफिकेट हमको जो गवर्नमेंट से मिला है, वो सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी व्हीकल को ICAT के पास भेजते हैं. वो एक एक चीज को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इनफैक्ट पूरी सप्लाई चेन को लास्ट तक फॉलो करते हैं. तो गवर्नमेंट को भी पता है कि इंडिया में इतने लिथियम सेल्स नहीं है, कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो सर्टेन कैटेगरीज में इंपोर्ट अलाउड होता है, जिसको गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है, और उसके बावजूद भी वी आर एलिजिबल फॉर दी सब्सिडीज. ओके. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप आधे से ज्यादा गाड़ी के सामान बाहर से मंगवा रहे हो और फिर आप सब्सिडी क्लेम कर रहे हो, तो दैट बिकम्स कंट्रोवर्शियल, दैट बिकम्स लीगली रॉन्ग. सो दैट मींस वी आर प्रीटी क्लियर एंड सेफ कि वी आर एन ICAT अप्रूव्ड व्हीकल, और हमारे डायरेक्टली जो टियर 1 हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं, दे आर सप्लाइंग अस थ्रू कंपोनेंट्स थ्रू इंडियन सप्लाई चेन. ओके सर, नेक्स्ट चीज पे जो हम बात करेंगे वो काफी क्रूशियल एक चीज है, एंड वो है सेफ्टी. मतलब ईवीज के साथ जो एक इमेज है, जो स्टिग्मा है कि ईवीज आग पकड़ लेते हैं,
और आपको पता है कितनी गर्मी हो रखी है, एक पूरा देश इस टाइम मतलब हीट वेव्स बस वही हो रहा है, राइट। और ईवीज मतलब व्हीकल सबके बाहर ही होते हैं, रोड पे धूप पे खड़े होते हैं, ठीक है। और तो इस चीज से मतलब अगर आदमी ये सोचे कि मैं अगर ईवी में इन्वेस्ट कर दूं तो कल को मेरी जान को आफत तो नहीं हो जाएगी, तो इस चीज के लिए क्या है अपने पास? पहली बात तो थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा जी। सो यू नो ये जो आपने बोला ना, एक स्टिग्मा है कि ईवीज है, रिस्की है। आज के टाइम पे अगर मैं आपसे बोलूं ना, आप इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, आईसी इंजन में आज भी ज्यादा आग लगती है एज कम्पेयर टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। सो इसका मैं ये रीजन नहीं बोलूंगा कि नहीं आग लग सकती है तो इट्स ओके। देखिए, नई इंडस्ट्री थी आज से 2-3 साल पहले जब ये केसेस होते थे, टेस्टेड इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं सेट किया था। आज के टाइम पे अगर आपको एक बेसिक आईकैट एआरआई से व्हीकल पास करानी है तो काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, जिनकी काफी स्ट्रिंजेंट टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। तो ये जितने भी अगर शॉर्टफॉल्स है कि कूलिंग मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है या सेल्स आपके प्रॉपर नहीं है, आज के टाइम पे बैटरी को जब बैटरी सप्लायर हमारा अप्रूव कराता है तो ही हैज टू अंडरगो मल्टीपल टेस्ट टू इंश्योर कि उसकी बैटरी में आग नहीं पकड़ेगी। तो ये जितने भी केसेस हुए हैं इस दौरान पे, ये मेरे ख्याल से 2020 से 21-22 के बीच में हुए, जब हमारे यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल से पॉलिसी सेट नहीं थी, तो कई बार ये होता है ये अनटेस्टेड व्हीकल है, सिंक्रोनाइज प्रॉपरली नहीं है, तो ये सारे जब यूसेज में आ रहे थे। अब इसमें मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट जिसने भी शॉर्टकट अप्लाई किया है कि चाइना से मैं कोई चीज लेके आ जाता हूँ बिना प्रॉपरली टेस्टिंग किए हुए, लेट्स जस्ट मेक इट, असेंबल इट एंड पुश इट आउट, उन सब ने ही कहीं ना कहीं स्तर पे इस प्रॉब्लम को फेस किया है। बट इफ यू लुक एट इट, जिसने प्रॉपरली थरोली टेस्टिंग किए हैं, टेस्ट सही तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, ये प्रॉब्लम अब आनी रुक गई है, क्योंकि अब एक स्टैंडर्डाइजेशन धीमे धीमे आईकैट एआरआई वगैरह भी लेके आ रही, गवर्नमेंट भी लेके आ रही है। एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए जिसके ऊपर अब बेस्ट सेल्स भी नहीं ऑपरेट करते, कंट्रोलर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं कि टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं। तो जैसे हमारी कोई भी व्हीकल आती है फॉर एग्जांपल, उसमें एक सर्टेन टेम्परेचर जो कि बेसिकली 55 to 60 डिग्रीज होता है, उसके ऊपर जैसे ही जाता है तो अपने आप सेल्स ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। ओके, ऑटो कट टाइप का। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम 2-3 लेवल की सेफ्टी हम लोग अपनी व्हीकल में यूज करते हैं। एक तो हमारे एक सेल लेवल की सेफ्टी, फिर बैटरी पैक लेवल की सेफ्टी, जिसमें हमारा एक कूलिंग लिक्विड जाता है तो मेक श्योर कि उसमें टेम्परेचर मेंटेन हो। और तीसरे लेवल की सेफ्टी आती है चार्जर एंड पे भी, कि उसमें भी वोल्टेज सर्च कंट्रोलर लगा होता है कि कल को अगर सर्ज हो रहा है वोल्टेज में तो वो भी हाथ नहीं पकड़ेगा, चार्जर तक अपने आप को पावर से कट ऑफ कर देगा। तो whatever parameters और whatever scenarios were there for us to tackle, उन सब पे हमने पूरा ध्यान दिया हुआ है। एंड आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सारे यूजर्स को अभी बताना चाहूंगा कि इफ यू आर ट्राइंग टू टेक और EV or considering it, try to take a vehicle that is made in India number one, क्योंकि आप बाहर की अगर व्हीकल लेके आते हो, बाहर में क्या रोड्स हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या ज्योग्राफी है, क्या टेरेन है, क्या कंडीशंस है, वो इंडिया से बहुत डिफरेंट होंगी। और ईवी एक ऐसी चीज नहीं है कि प्योर मैकेनिकल प्रोडक्ट नहीं है कि आपने इंजन डाला उसमें मोटर आपको रोटेट करना है या कहते नहीं है वैसे मूव करेगी। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, और आपका कंट्रोलर जो होता है ईवी का, दैट इज द ब्रेन ऑफ द एंटायर यूनिट, वो भी उसी हिसाब से, उसी कंडीशन के हिसाब से ट्रेन होना चाहिए। तो अभी बहुत सारे अच्छे हमारे कंपनीज हैं जो कंट्रोलर्स बना रहे हैं इंडिया के अंदर। तो हमारा एज आई सेड पूरा इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, तो वी हैड मेड श्योर कि वी आर वर्किंग विद द राइट पार्टनर्स हियर। ओके, एक बहुत ही फनी पैराडॉक्स आपको बताता हूँ जी। आपने कहीं ना कहीं अपने कोई ना कोई दोस्त तो ऐसे मिले होंगे आपको जो बोलते होंगे यार मेरे को फ्लाई करने से बहुत डर लगता है। हाँ, फ्लाइट बहुत राइट। You know which is the safest mode of transport in the world? Planes. Yes. Flights are factually backed by data. Flying is the safest mode of transportation in the world because considering the number of hours total planes around the world that have flown in the world versus the number of accidents that have happened and people have died is the least when you compare it with IC engines, with ships, with cars, with trains, no matter what. और यही एक सिमिलर माइंडसेट हमको ईवीज में भी देखने को मिल रहा है। एंड वी आर सीइंग द सेम थिंग हैपन इन द ईवी वर्ल्ड आल्सो, क्योंकि जब रेगुलेशंस नहीं थी तब आग लग रही थी, जब रेगुलेशंस आई लोगों ने उनको फॉलो किया तो ये हादसे अपने आप कम हो गए। इट्स एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड विद एयरलाइन इंडस्ट्री।
ओके, आप देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री शायद 50-60 साल से पुरानी है नहीं, राइट एंड राइट, कमर्शियल की तो हम बहुत हाँ कम, राइट, लेकिन जिस इंडस्ट्री में फटाफट से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया, वहां पे सेफ्टी फैक्टर अपने आप इंप्रूव होकर बेटर होगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद ईवी। आज जितने लोगों को ईवीज ट्रैवल यूज करने में डर लग रहा है, बहुत जल्द वही लोग आपको आके बोलेंगे या फिर फैक्ट्स आपको दिखा देंगे, जब आज से 10 साल बाद मयूर 10 लाख गाड़ियां बना के बेचे होंगे ऑल ओवर इंडिया, और हम देखेंगे, हम खुद बता पाएंगे कि अगर जब एक भी गाड़ी पे किसी भी टाइप का इंसिडेंट अगर नहीं हो रहा है, दे विल प्रूव देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड। Right. So we are just in that phase of the industry right now where the numbers will do the talking and we just have to wait and watch. हमने तो रिजल्ट्स ऑलरेडी देखने स्टार्ट कर लिए हैं। फॉर द मास मार्केट थोड़ा टाइम लोगों को समझना है, ब्रेकडाउन हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट के साथ में। आप मोबाइल यूज करते हो, एप्पल का फोन भी कभी कभी खराब हो जाता है जी, बट फायर नहीं हो गया, दैट इज फैटेलिटीज नहीं होंगी। हाँ सर, नेक्स्ट सवाल मेरा आपके लिए है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आउटरीच, वर्ड ऑफ माउथ, या मतलब लेट्स से मार्केटिंग, कि लोगों तक वो चीज जानी, लेके कैसे जानी है, तो अगर जिन लोगों के लिए हमने ये चीज क्रिएट करी है उन तक वो बात कैसे पहुंचाएंगे सही से कि उनको समझ में आए कि उनके फायदे की बात है। तो जो हमारा ईवी है ट्रांजिट, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजीज है लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको? देखो, मैं आपको इसमें 2 या 3 पॉइंट बताता हूँ। वन इज, पहला जो आपका जो टिपिकल बिजनेस रिस्पॉन्स होता है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट सोच समझ के बनाया है, एक सर्टेन टारगेट मार्केट को बेचने के लिए बनाया है, उसके लिए एक बिजनेस प्लान है। देयर आर डीलर्स, देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, B2B रिलेशनशिप्स हो गई, मार्केटिंग करनी है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ऑर्गेनिक हो गया, पेड हो गया, प्रिंट हो गया, वो बिजनेस प्लान आई एम श्योर लोगों को पता भी होगा, और इट्स नथिंग न्यू आउट ऑफ द, जो करना है वो तो करना ही है, राइट। बट ऑन द बिगर साइड, व्हाट वी बिलीव, हम क्या सोचते हैं कि if your product is genuinely good, it will sell itself। ठीक है, मेरा ये मानना है कि मेरी जिम्मेदारी 1 लाख गाड़ियों को बेचने की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी उन पहले 10,000 लोगों के हाथ में गाड़ी देने की है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर ऐसी व्हीकल या ऐसा मॉडल बनाया है जो मैं उन 10,000 लोगों तक पहुंचा दूं, और उन 10,000 लोगों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स वो गाड़ी उनके सॉल्व कर दे, और उन 10,000 लोगों को, उनमें से 10,000 में से अगर 5,000 लोगों को भी समझ में आ गया कि भी इस गाड़ी के आने से मेरी कमाई बढ़ी है, मेरा कंफर्ट लेवल बेटर हुआ है, मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है, मेरे पास समय थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, आरामदायक चीज है मेरे को, तो भाई मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 5,000 लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन के मेरे को अगले 50,000 कस्टमर लाके देंगे। ओके, ये मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं सर, देखिए ये बहुत मतलब एक ऐसी चीज है कि जो जिसके लिए आपने काफी, आई एम श्योर आपने बहुत ज्यादा सोचा होगा, प्लान किया होगा, लोगों से बात करा होगा, फीडबैक लिया होगा, उसके बाद आप इस चीज पे आए हैं कि दिस इज समथिंग। जैसे लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ स्प्लेंडर का, सबको पता है स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जो लोगों ने गिफ्टों में भी दी है, राइट, कि वो इतनी जैसे कहते हैं सदाबहार चीज है, राइट। तो जितना मुझे पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो टैगलाइन है वो है एक गाड़ी निभाए सारी जिम्मेदारी। तो ये मतलब आई थिंक जो आपने इस पे प्लान किया होगा, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी लेट्स से काम में कोई आदमी जो कमर्शियल यूज के लिए इसको यूज करेगा, लेट्स से जोमैटो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जेप्टो है, और भी बहुत सारे, जिप है, राइट। तो उनके लिए जो आपने वो बताया पॉइंट्स के भाई पूरा दिन घूमते हैं स्कूटर पे, बाइक पे, पीठ में भी दर्द होने लग जाता है, तो वो अगर ऐसी चीजें जो कि उसकी जिंदगी आसान करती है, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी मुश्किल होती है, आप पूरा दिन धूप में घूमते हो, हर चीज करते हो, और कुछ लेट हो जाए तो फिर आपको वो भी होता है, तो उसमें अगर उसकी जिंदगी थोड़ी सी कहीं आसान हो सकती है, उस पर आई थिंक हमने काफी फोकस किया है, राइट, बहुत ज्यादा फोकस किया है, और हम इसी चीज पे कंटिन्यूअसली फोकस करते भी रहेंगे। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी व्हीकल इज दी मोस्ट अल्टीमेट व्हीकल। देखो, अल्टीमेटली आपका काम जो आप कर रहे हो, चाहे वो आप गाड़ी बना रहे हो, चाहे वो कंपनी बना रहे हो, चाहे मोबाइल फोन बना रहे हो, आपका असली फीडबैक तो आपका एंड कंज्यूमर ही आपको देगा। बट मजा तब आएगा कि जब हम अपने व्हीकल अपने कस्टमर्स को आगे निकालें, और आगे कस्टमर्स हमको आके 2 चीज बोल सकते हैं, या तो बोल देंगे कि सर बहुत मजा आ गया, बढ़िया चीज बनाई है, तो हमको लगे कि हमने पूरा काम किया है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आके बोले सर इसमें मजा तो आ गया, लेकिन इसमें ये कमी और है, हमारा काम वापस शुरू हो जाएगा कि भाई इसकी एक जो कमी है ना, इसको भी पूरा करेंगे हम लोग। और ये हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक सामने वाला बंदा आके बोले ना अपने को कि सर अब
क्या ही ठीक करोगे इसमें। अब स्प्लेंडर गाड़ी पकड़ लो, आपने स्प्लेंडर की बात छेड़ी है, आप क्या ही बढ़ा लोगे, इंप्रूव कर लोगे स्प्लेंडर जी भाई, उस प्राइस पॉइंट में उस पर्पस के लिए उस टाइप की गाड़ी से बढ़िया गाड़ी मुझे आज तक नहीं मिल पाई। राइट, द गेम एंड द गोल इज टू बिकम अ स्प्लेंडर फॉर B2B। राइट, जिस ट्रस्ट के साथ और जिस मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ के साथ लोग स्प्लेंडर खरीद लेते हैं जी, तो तुमको मेरे को स्प्लेंडर खरीदने के लिए किसी को बेचने की जरूरत नहीं। राइट, हम वैसे ही उठा लेंगे जी। यही चीज हम करेंगे अपनी व्हीकल के साथ। समय लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट लाइक मयूर सेड, वी आर इन फॉर द मैराथन। कोई शॉर्ट टर्म गेम तो खेल नहीं रहे, तो वी नो वी विल अचीव दैट वन डे और द अदर जी। सर ठीक है, इस पे हमने बात कर ली कि लोगों तक जाएगा कैसे। अगर मैं बात करूं, क्या ईवीज सबके लिए हैं और क्या ईवीज सबके लिए सेंस बनाते हैं, इस चीज पे अगर आपकी कोई राय? देखिए, अगर आप अब की बात करें, करंट पेट्रोल रेट्स, करंट व्हीकल रेट्स, करंट आईसी इंजन के रेट्स, करंट ईवी व्हीकल के रेट्स, आप और मैं ईवी व्हीकल खरीद लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आप और मैं कितना चला लेंगे, 20, 30, 40 किलोमीटर अच्छा दिन का, 20, 30, 40 किलोमीटर चलाओगे दिन का, आप और मैं कितना बचा लेंगे? महीने का 3-4 हजार रुपए बचा लेंगे हद से। पेट्रोल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मेंटेनेंस भी जोड़ लो, चलो हद से हो गया। राइट, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर, आपका मंथली इनकम जो आ रहा है उसके अगेंस्ट सेविंग बहुत कम है। लेकिन एक डिलीवरी वाला बंदा है, राइट, लो वेज वर्कर है, वो कमाई 20-25 हजार रुपए रहा है महीने के, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर एक ईवी आती है आज के टाइम पे और उसका किलोमीटर कवरेज हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो दिन के 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, 120 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वो 150 से ऊपर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अगर आज ईवी आ जाए ना, वो बंदा महीने के 6-7 हजार रुपए अपने बचा के घर लेके जाएगा, और 6,000 रुपए किसी के हाथ में जाएंगे जिसकी 20,000 सैलरी हो, इट्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ देयर नेट सैलरी। एक गाड़ी बदलने से अगर आपकी सैलरी 30%, आपकी सेविंग्स 30% बढ़ रही हो, तो उस बंदे के लिए इट मेक्स द मोस्ट सेंस टू बाय एन ईवी टुडे। मेरे और आपके लिए शायद आज के टाइम पे इतना फर्क ना पड़े, लेकिन उस बंदे की भाई जिंदगी बदल जाएगी। करेक्ट, सही, गुड आंसर। सर अगला सवाल आपके लिए है। हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ ईवीज की, तो चार्जिंग एक हेडेक है ईवीज में, राइट? क्योंकि अगर आप उसकी बात करें पेट्रोल की, गए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट, पर ईवीज में वही 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अगर आपका 4 व्हीलर है, ट्रक है, कुछ इस टाइप में अगर आप कर रहे हैं तो और भी ज्यादा टाइम। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? जो लोग होम डिलीवरीज कर रहे हैं, क्या वो इतना वेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज एक एवरेज वर्कर, आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ, 9 से 10 घंटे सब लोग काम करते हैं जी। आप अगर 9 से 10 घंटे की एक एवरेज वर्किंग रूटीन में किसी के 3 घंटे की चार्जिंग डाल दो, जो नॉर्मल है इस समय, मतलब वो दिन का 33% तो सिर्फ चार्जिंग में बिता रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट फिजिबल। फास्ट चार्जिंग इज द वे टू गो, दैट इज समथिंग दैट वी आल्सो स्ट्रिक्टली बिलीव। आज हम डिलीवरी गाइज वालों के लिए ऑलरेडी 40 मिनट की चार्जिंग पे कर रहे हैं ऑपरेट। 3 महीने के अंदर 20 मिनट का हम चार्जिंग सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। एंड अगर जिस हिसाब से हमारी R&D चल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब जितने टाइम पे आप पेट्रोल भराते थे, उसी सेम ड्यूरेशन पे आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज करके चलाओगे। वाओ, मतलब यस, हमारा टारगेट ये है कि जितनी देर में बंदा अपना चाय सुट्टा खत्म करे ना, उतनी देर में उसकी गाड़ी चार्ज हो जाए। करेक्ट, ओके। जितने में आप अपने चाय का ब्रेक आप कवर करोगे खत्म, उतने में आपकी व्हीकल चार्ज होनी चाहिए जी। नहीं सर, ये मतलब आई थिंक देखिए जो इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा ना, मतलब क्योंकि हमारा देश, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा है, और आप और मैं तो उन लोगों में से हैं जो अच्छा जी रहे हैं। बट अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो रोज बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लाइक उनका काम ही ऐसा है कि अगर वो आज काम पे नहीं गए तो उनके घर में नहीं आएंगे पैसे, उनको रोटी नहीं मिलेगी। उन लोगों के लिए ऐसी चीजें, तो मतलब इम्पैक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा जैसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आ रहे हैं जी, गूज़बम्स आ रहे हैं। आने चाहिए। जब आदमी को सोचना है ना, तो इस तरह ही सोचना है कि पेट्रोल की लाइन पे लग के जी उसको जितना टाइम भरा के वहां से निकलना है, उससे जल्दी उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। एंड सही मायने में दैट इज द पॉइंट जब आप बोल पाओगे यस, आईसी इंजन को हमने रिप्लेस कर दिया। टेक्नोलॉजी ने कुछ, मतलब पहले से बोलता हूँ, द पर्पस ऑफ ईवी इज टू रिप्लेस द आईसी इंजन। और जब तक, जिस दिन तक ईवी कंप्लीटली आईसी इंजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, ईवी का मिशन पूरा नहीं हुआ है जी। और ईवी आईसी इंजन को तभी रिप्लेस कर पाएगी जब आपकी आईसी इंजन से जुड़ी हुई सारी की सारी आदतें वही रहेंगी, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और वहां पे ईवी आ जाएगी। मजे की बात बताता हूँ,
स्मार्टफोन्स की जर्नी आपने और मैं तो बचपन से देख ली है। नोकिया से लेकर आईफोन तक हम लोग ने देख ली। बड़े बड़े स्क्रीन आने स्टार्ट हुए, पहले आईफोन आया, 3G स्टार्ट हुआ था, पहले बड़े बड़े स्क्रीन आए। जैसे स्क्रीन बड़े होते गए दिक्कत क्या आई, बैटरी फटाफट खत्म होने लग गई। अब बैटरी खत्म होने लग रही है तो फिर चार्जिंग भी वही लग रहा है। नॉर्मल अपने फोन में 3-3 घंटे में चार्ज हो रहे फोन। आज आप रोते हो चार्जिंग को लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10-15 मिनट में आपका फोन इतना चार्ज होता है कि आपका काम चल जाए, पूरे दिन का काम चल जाता है ना। तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। आपको पता है कि घर से आप 100% पे निकले, आपने जब पूरे दिन पबजी भी खेल लिया, दोपहर 2 बजे आपकी बैटरी खत्म हुई, आप 15 मिनट में चार्ज करके अपना बाकी पूरा दिन निकाल लो। इस पॉइंट के बाद आप कंप्लेंट नहीं करोगे। अब कोई कंपनी आके बोले कि हम आपको 1 मिनट फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई मेरा तो काम चल रहा है। यही थ्रेशोल्ड का पॉइंट ईवी में आएगा और वो हम लेके आए कि एक ऐसा पॉइंट आए जिसमें बंदा बोले कि भाई इतनी देर तक मैं चार्जिंग गाड़ी लगाने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे परेशान नहीं करी, मेरा टाइम नहीं खा रही और मेरा बचा कुछ दिन जितना भी है उसमें मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखिए आइडियल केस में ना बंदा अगर 20 पे रोक के खाना भी खाता है तो डिलीवरी गैस वाले को भी ब्रेक चाहिए होता है। ऐसा नहीं लगातार वो 150-200 किलोमीटर चला रहा हो। तो अगर आधे या 15-15 मिनट के इंटरवल्स में अपनी व्हीकल 50% भी चार्ज कर रहा है ना, उसका दिन कन्वीनियंटली निकलेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 मिनट के ब्रेक में वो सिर्फ 10% व्हीकल चार्ज कर पाए, फिर 5 किलोमीटर बाद वो एंजाइटी जो टर्म आया ना, रेंज एंजाइटी, वो नहीं आना है। अगर वो आ गया तो ये बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। तो दैट इज वाई ये हमारा सबसे बड़ा एक कहते नहीं है हमारे अंदर कीड़ा है कि जो चार्जिंग है वो 5 मिनट 10 मिनट फ्यूचर में होनी चाहिए। अभी हम ऑलरेडी 40 पे, 3 महीने के अंदर 20 पे होंगे। ईयर एंड से पहले हम 10 तक या उससे नीचे लेके आएंगे। ओके। और जिस दिन आपकी गाड़ी 10 मिनट में चार्ज होने लग गई, उस दिन आपके पास कंप्लेंट करने के लिए कुछ राइट, उस दिन कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारी सारी फाइट उस दिन तक है जब तक लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि उनकी कंप्लेंट खत्म करनी है। जी राइट जी सर। लाइक ईवी चार्जिंग की जब हम बात करते हैं तो मार्केट में ना 2 चीजें हैं जो लोगों को शायद पता है। एक तो है कि ठीक है आपने वो लगाया और हो गई चार्ज, दूसरा है कि आपने बैटरी निकाली और एक वो बैटरी जो चार्ज थी उसको लगा दिया, तो उसका क्या फ्यूचर है? देखिए उसमें भी आप सब डिवाइड कर सकते हो कि बैटरी स्वैपिंग और रिमूवेबल बैटरी, वो कहते नहीं एक सिक्के के 2 पहलू टाइप के ना। और रिमूवेबल बैटरी का मतलब हुआ आप जैसे फ्लैट्स में रहते हो, आपके पास नीचे सॉकेट नहीं है चार्ज करने के लिए जब आप घर पे जा रहे हो तो क्या किया आपने, बाइक पार्क की, बैटरी निकाली, घर गए, चार्ज किया है, वापस डाल के लगा ली। बैटरी स्वैपिंग कैसे काम करती है फॉर डिलीवरी गाइस आई टॉक, क्योंकि वो हमारा कहते नहीं मोस्ट मेजर मार्केट है। बैटरी स्वैपिंग हो गया, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी बैटरी कम हो रही है, आप देयर आर स्वैपिंग स्टेशंस अक्रॉस द सिटी। आप गए, आपने अपनी कहते नहीं है जो डिस्चार्ज बैटरी थी उसको निकाला, स्टेशन में डाला, एक चार्ज बैटरी उठाई, बाइक में डाली और आप चल दिए। नाउ इस मॉडल वैसे सुनने में जितनी ईज लग रही है, इसके अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं और हम एज अ कंपनी यही मानते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल इन द कंट्री लाइक इंडिया। ओके। क्योंकि यहाँ पे मास मार्केट है, मतलब आप बात कर रहे हो करोड़ों की तादाद में 2 व्हीलर्स की, तो आप कितने स्वैपिंग स्टेशंस में इन्वेस्ट करोगे, कितनी बैटरीज में इन्वेस्ट करोगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आज आपने एक व्हीकल खरीदा जी, आपके पास एक फ्रेश बैटरी मिली आपको, ठीक है, आप उस बैटरी के साथ चला रहे हो और बाद में गए हो, आपको जब डिस्चार्ज हो रही तो आपने एक स्वैपिंग स्टेशन पे गए, वो बैटरी निकाली, नहीं डाला और आपके हाथ में 3 साल पुरानी एक बैटरी आई है जी, आपने उसको डाला। पहली क्योंकि नई बैटरी थी उसमें आपको मिली 80 की रेंज, दूसरी आपने 3 साल पुरानी डाली, आपकी आई 60 किलोमीटर की रेंज। आप खुद की अपनी वर्किंग नहीं कर पाओगे कि आपको कितने किलोमीटर में बैटरी चेंज करनी होगी, क्योंकि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके। नंबर 2, आप इमेजिन कीजिए 1 लाख 2 व्हीलर्स जो बैटरी स्वैपिंग यूज करना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन कितने स्वैपिंग स्टेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे 1 लाख के लिए? प्रोबेबली इन थाउजेंड्स। यस, और इन्वेस्टमेंट जो जाएगी कि एक यूजर अब करेक्ट बैटरीज कितनी यूज कर रहा है और उसकी हेल्थ क्या है बैटरी की, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनको मेंटेन करना, उनको चार्ज करना, और ये इन्वेस्टमेंट हर 3 साल या 4 साल में आपको वापस से करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो वी डोंट फील कि दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल। बैटरी स्वैपिंग के ऊपर आई विल और रादर वी विल ऑलवेज इन्वेस्ट हेवी ऑन फास्ट चार्जिंग। एज आई सेड, वो आईसी इंजन जो प्रदीप ने भी थोड़ी देर पहले था, ईवी का मतलब हो गया कि आपने आईसी को रिप्लेस किया है। आप आईसी में ये नहीं कहते मैं पेट्रोल का टैंक हटा के दूसरा पेट्रोल का टैंक हटा रहे हो। आप
ठीक है, इट माइट बी सक्सेसफुल इन अ फ्यू कंट्रीज, जैसे ताइवान में गोगोरो का एक कॉन्सेप्ट काफी सक्सेसफुल है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स और द ईज ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, बट वो इंडिया में नहीं होगा बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। आप दिल्ली के अंदर प्रोबेबली 40-50 लाख टू व्हीलर्स के आसपास हैं, तो आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशंस हो जाएंगे? राइट। तो एक डिलीवरी वाला बंदा जो खासकर रोड पे रहता है, जिसको बार बार ये करना है, वो स्वैपिंग नहीं करेगा कि बार बार एक 14 किलो 10 किलो की बैटरी निकाले डाले दूसरी डाले। he has to just go there, put the vehicle on charging, आधे घंटे या 5-10 मिनट वो अपना रिलैक्स करे, आधा घंटा भी मान लो खाना खाए, अपना व्हीकल चार्ज होती है, he is on the move again. So this is where we are investing and we feel कि fast charging will any day be more successful than battery swapping. Okay. इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। देखो इंडिया में ना बाइंग अ व्हीकल और टू व्हीलर स्पेसिफिकली इज अ इमोशनल डिसीजन, ठीक है? लोग मुहूर्त देख के बाइकें खरीदते हैं, दिवाली पे खरीदते हैं, धनतेरस पे खरीदते हैं। एक तरफ से ये उनके लाइफ के गोल्स का एक टिक मार्क होता है जी। अब इमेजिन करो कि आपने अपने एक लाइफ गोल को फुलफिल करने के लिए आपने 2-3-4 साल मेहनत करी, पैसे बटोरे, सब कुछ कमाए और आपने पेमेंट करी और आपको जो चीज मिल रही है, राइट? क्योंकि अगर आप एक स्वैपिंग वाली गाड़ी एनेबल्ड खरीद रहे हो तो यू विल ओनली बाय द व्हीकल, यू विल नॉट बी एबल टू बाय द बैटरी। बैटरी तो आप स्वैप वाली यूज कर रहे हो, तो टेक्निकली आपने 60-70-80 हजार रुपए लगा दिए और आपको बिना बैटरी की गाड़ी मिल रही है। साइकोलॉजिकली इट डजंट मेक सेंस टू द एवरेज इंडियन कंज्यूमर कि मैं एक तो 70,000 रुपए भी लगा रहा हूँ और मुझे आधी गाड़ी मिल रही है, क्योंकि 80,000 रुपए खर्च करने के बाद भी उस गाड़ी का असली मालिक मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस गाड़ी को तो मैं चला नहीं पाऊंगा अपनी मर्जी से। आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन दैट बैटरी गाय जिसके पास मेरे को स्वैप के लिए जाना पड़ेगा जी। तो दिस इज अ वेरी बिग बैरियर टू ब्रेक। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी इसके बारे में, उनको मैथमेटिकली भी अगर आप समझाने की कोशिश करो ना, वो कहते हैं सर नंबर्स आपके साइड में, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को कैसे समझाऊंगा कि मैंने 80,000 रुपए की गाड़ी खरीदी है और इसमें बैटरी का मालिक मैं हूं भी नहीं जी। एक और रीजन भी है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो बैटरी का है नहीं। आज आप अगर किसी एक स्वैपिंग कंपनी की बैटरी यूज करते हो ना, तो आप उनकी बैटरी यूज कर सकते हो। चार्जर के साथ क्या है, आप कहीं पे भी, आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो, ऑफिस पे भी कर सकते हो, रोड साइड आपको एक दुकान मिली वहां पे भी बाहर सॉकेट लगा के, भले ही वो स्लो चार्जिंग होगी वो भी कर लिया आपने, पब्लिक चार्जर्स पे भी आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन आप स्वैपिंग स्टेशन है, अनलेस वो आपकी ऑपरेटिंग वाली जगह में, ऑपरेशन वाली जगह में नहीं है, तो आप वो नहीं यूज कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी एंजाइटी की इशू होगी। यानी आज आप नोएडा में सपोजिटली की स्वैपिंग स्टेशन है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, बट मानेसर में नहीं होगा जी, या ग्रेटर नोएडा में नहीं है जी, तो फिर देन यू आर गोइंग टू फेस अ हेवी प्रॉब्लम। राइट। तो सर इसमें एक जो और एक चीज है कि ईवीज में ना, मतलब मैकेनिकल पार्ट तो बहुत छोटा होता है ईवीज में, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसमें ना एक, अगर मैं चिप्स की बात करूं, सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, तो उसका हमने सबको पता है कि शॉर्टेज चल रही है पिछले कुछ सालों से जी। तो क्या उसकी वजह से ईवीज के कॉस्ट पे, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है क्या? देखिए चिप्स जो है ना, गिन के 2 या 3 कंपोनेंट्स में यूज होती है ईवी में, ठीक है? क्लस्टर हो गया, कंट्रोलर हो गया, ठीक है, इक्का दुक्का कहीं और पे यूज हो गया तो हो गया। तो ऐसा होल अगर मैं कहता हूँ 10-20% का भी इम्पैक्ट आता है उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे, तो बाइक एज अ होल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। इफेक्ट आ कहाँ सकता है कि उन पर्टिकुलर पार्ट्स की शॉर्टेज आ गई मार्केट में, तो हमारा डिलीवरी टाइम पीछे हो गया, तो देन वी हैव टू प्लान इट बेटर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। Okay. EV as such is not affected with chip shortage or price hike as such. And these are good problems to have कि आपके पास डिमांड खूब आ रही है और सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। It is a problem, but it is a good problem. And right. India is doing, is taking good steps to curb this problem. जितनी semiconductor की companies जो इंडिया में बनाने लगेंगे probably 5 years from now, this challenge will be taken care of. Okay. एंड सर एक दो चीजें और हैं बस, उसके बाद हम एंड करेंगे कि एक चीज जो मैं चाहता हूँ आपसे पूछना, दैट इज कि अगर मैं उस आदमी के बारे में सोचूं जिसकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए, 25,000, मैक्सिमम 30,000 रुपए, तो क्या वो लाख रुपए का ईवी ले पाएगा? और मतलब उसके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और कैसे उसको फायदा हो रहा है? आज के टाइम पे आपको क्या लगता है स्प्लेंडर कितने की आती है ऑन रोड? सर 85 अराउंड, ठीक है, 80-85 की आती है। लाख रुपए की हमारी व्हीकल आएगी, 15,000 का डिफरेंशियल है, ठीक है। महीने में आप पेट्रोल पे मोटा 5,000 से 6,000 स्प्लेंडर पे खर्च कर देते हो, जो डिलीवरी वाला बंदा है। अगर उसको हमारी गाड़ी
500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में बस चार्जिंग का पड़ेगा, उस पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट महीने का इससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर वो दिन का चल रहा है 100 किलोमीटर और 26 दिन भी कर रहा है तो 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी एक चार्ज पे देती है, मतलब 3 यूनिट। मैं पूरे 300 दिन करूंगा तो 90 यूनिट, ठीक है, 90 यूनिट आप 4-5 से भी मल्टीप्लाई करो 500 आता है, 500 रुपए और कंपेयर करो 5500 रुपए से, तो 5000 सेव कर लिया एक महीने, 3 महीने में 15000 आपने रिकवर कर लिया। अमेजिंग। और आपकी लाइफ है 3 महीने एक 90,000 की स्प्लेंडर आप लेते हो, चलो आपने किस्त पे भी ली, उसमें आप डाउन पेमेंट करोगे पहले 30% की तो मिनिमम आज के टाइम पे मांगते हैं ऐसी जी सर। आज के टाइम पे ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ पे आप गाड़ी खरीदते जाओ ना, आपको फुल व्हीकल फाइनेंस हो जाती है, आपको डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके तो आप चाहो अगर 1 लाख की आपकी ईवी गाड़ी है, आपको 1 रुपया दिए बिना आप गाड़ी को परचेज कर सकते हो। ये देखिए लाइफ फॉर लाइफ भी कंपेयर करेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर आप उसका जो डेल्टा डिफरेंशियल है आराम से वो कवर अप कर लोगे, और फिर लाइफ अगले 3-4 साल की और जोड़ लीजिए, आप कितना अमाउंट सेव करने वाले। आप अगर महीने का 5000 सेविंग्स कर रहे हो तो आपने पूरी गाड़ी का ही कॉस्ट तो 2 साल में रिकवरी कर लिया। और 5-5 साल की तो वारंटी की बैटरीज आजकल हमारी गाड़ियों में आती है जी। 2 साल में तो आपने कॉस्ट रिकवर कर लिया, 3 साल में ऊपर से आपने कमा भी लिया। मैं कह रहा हूँ 5 साल के बाद मेरे को कचरे के डब्बे भी फेंकनी पड़ जाए तो भी मेरे लिए प्रॉफिट है, और बाय द वे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 5 साल के बाद गाड़ी की बैटरी को आप यू कैन सेल इट बैक टू द कंपनी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। वी बाय बैक द ओल्ड बैटरीज एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट एंड गिव इट बैक टू द कस्टमर आल्सो। ओके, बिकॉज़ इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हमको उन बैटरीज को प्रॉपर्ली रिसाइकल भी करना होता है जी। तो हम नहीं चाहते और हम अलाउ नहीं करेंगे किसी कस्टमर पे वैसे इसको डंप करें। बैटरी वी विल बाय इट बैक फ्रॉम यू, उसमें भी आपको शायद 15-20 हजार पे उल्टे मिल जाए। तो फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इससे बढ़िया डील तो मेरे को आज तक दिख नहीं रही इंडिया में इस टाइम। ओके, इस जैसे कि लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा पारदर्शी है, वो अगले 3-4-5 साल के एंगल से देख रहा है तो ये उसके लिए प्रॉफिटेबल चीज है। कोई बंदा अगर इसको लॉन्ग टर्म के एंगल से नहीं देख रहा और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देख रहा है कि भाई अब क्या होने वाला है, अब कितने बचेंगे, तो टेक्निकली तो उधर भी प्रॉफिट है। थोड़ी गणित कर ले तो और समझ में आ जाए उसको जी। कि सर अगर मैं उस चीज पे बात करूं कि ईवीज की जो लाइफ है वो शॉर्ट लोग बोलते हैं, ऐसा भी है कि भाई आज ले लिया, हो सकता है 2 या 3 साल में लाइक बैटरी खराब हो जाए, या लेट्स से आपने बोला कि वारंटी आती है 5 साल की और उसके जस्ट बाद खराब हो जाए, तो उसकी कॉस्ट क्या है? मतलब अगर मैं लाइफ, एक चीजें दो हैं, एक लाइफ है और एक कॉस्ट है कि क्या क्या खराब हुआ है और चांसेस कि वही खराब होगी बैटरी, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है लोगों के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्प्लेंडर की, तो 15 साल भी अगर आप सही से चलाओगे तो शायद चल जाएगी, बट इसमें अगर मुझे पता है कि 3 साल बाद 4 साल बाद और कुछ खराब होना ही होना है, 100% मुझे पता है खराब होना है, तो कितनी सेंस बन रही है मेरे लिए? चलो मैं आपको ना गणित के साथ समझाता हूँ। ओके ठीक है, आप कह रहे हो कि 15 साल आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है, आपकी जो गाड़ी आप करंटली चला रहे हो कितने साल पुरानी है? अच्छा, वैसे मेरी मेरी तो 2 साल भी नहीं हुए। एग्जैक्टली राइट। उससे पहले आपके पास गाड़ी थी, हाँ, वो कहाँ गई? एक्सचेंज में दी थी। एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू द पॉइंट। कितने साल चलाई आपने वो गाड़ी? 17 साल। 17 साल उड़ता तीर ले लिया है, खेल गया ये। मारुति 800 थी। कमिंग बैक ऑन दैट, या सो देखो आप समझो इस बात को कि आईसी इंजन में मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अब मान लो कि मैं गाड़ी लूं जी, ठीक है, और उसको मैं बहुत मिनिमल चलाऊं जी, तो यार देखो फिर तो जाहिर सी बात है वो चीज 10 साल टिक जाएगी मेरे पास। ठीक है, मैं सेफ साइड कह रहा हूँ। 15 साल तो फिर भी नहीं मानता मैं। 15 साल में तो सरकार ही आके बोल देती है कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तो लेट्स बी रियलिस्टिक, 10 साल जी। अब अगर आप एक डिलीवरी के एंगल से या फिर आप B2B के एंगल से देख रहे हो, जिन नंबर्स पे मैं खेल रहा हूँ, मैं 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से खेल रहा हूँ जी, तो मैं अगर आईसी इंजन को कंपेयर करूंगा तो उसी नंबर पे कंपेयर करूंगा। 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलो मैंने एक्टिवा उठा ली सर, ठीक है, महीने के 3000 किलोमीटर, साल के 36,000 किलोमीटर, 2 साल में करीबन 50 से 60,000 किलोमीटर। भाई साहब, आई कम फ्रॉम एन ऑटोमोटिव बैकग्राउंड। एक्टिवा अगर आपने 50-60,000 किलोमीटर चला ली है तो आपका पूरा इंजन बदलेगा ही बदलेगा। आप अगर रोज 100 किलोमीटर उस गाड़ी को चला रहे हो, अंडरस्टैंड दिस, वो व्हीकल उस काम के लिए बनाई नहीं गई है। हाँ, राइट राइट, चल सकती है, जा सकती है, लेकिन वो उस काम के लिए बनाई नहीं गई है। तो आप क्या कर रहे हो, आप B2C की गाड़ी ले रहे हो और B2B पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आप उस व्हीकल को उसके लिमिट्स में पुश कर रहे हो रोज। तो वो 50,000 किलोमीटर में आपके साइलेंसर से सफेद धुआं निकलेगा, गाड़ी तेल पिएगी, कैमशाफ्ट जाएंगे, टाइमिंग चेन बदलेगी, क्रैंक सब काम आएगा।
और वो काम मोटा मोटी अगर आप एक ऑथराइज सर्विस सेंटर पे भी जाके कराते हो तो आपका 15 से 20 हजार का तो खर्चा फिक्स है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मोटा खर्चा जो हर 50,000 किलोमीटर में आप पे आने आना है। और अगर अपन अभी आप इसको 1 लाख किलोमीटर के कंपेयर करें तो 1 लाख किलोमीटर में 2 बार तो आपने काम करवा लिए होंगे, ठीक है, तो 40,000 तो ये हो गए। और आपकी एक्टिवा का अगर अपन मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़े, अगर मैं दिन की 100 किलोमीटर चला रहा हूँ, हमने डिलीवरी वाले बंदों से बातें करी है, वो हर महीने ऑयल सर्विस कराते हैं 1,000 रुपए की। उनको ऑयल चेंज कराना ही पड़ता है, एक्सू बदलवाने ही पड़ते हैं। महीने का 1,000 रुपए वहां से पकड़ लो, 12 महीने का 12,000 हो गया, 4 साल में 48,000 ये हो गया। तो भाई साहब 4 साल के ड्यूरेशन में आपने 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए मेंटेनेंस के ऊपर। फर्क ये हुआ कि वो अमाउंट छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपकी जेब से गए तो आपको कभी चुभे ही नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप ईवी लेते हो, आपने 5 साल ईवी चलाई, ठीक है, और मान लो आज वारंटी खत्म हुई है और आज आपकी बैटरी बोल गई और आपको आज बैटरी बदलनी है, तो भाई साहब आपकी बैटरी अगर आएगी कितने की आ जाएगी? 40,000 की आ जाएगी, 45,000 की आ जाएगी, हद से बोल रहा हूँ। और होपफुली उस टाइम तक तो रेट्स और कम हो जाएंगे। मैं करंट रेट के हिसाब से बात कर लूं, अगर मैं आपको 45,000 रुपए की बैटरी और 10,000 रुपए की मोटर बदलने के लिए बोल रहा हूँ, तो 55,000 रुपए का आप अगर एक बार एक्सपेंस कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि 55,000 का एक बार मैंने एक्सपेंस कर लिया, अब ये गाड़ी अगले 5 साल तक और खींच के देगी मेरे को उतना ही जितना पिछले सब 5 साल खींच के गई है। अब आप इस 50-55,000 को कंपेयर करो 1 लाख रुपए की एक्टिवा के कॉस्ट से, कौन सी आपको सेंसिबल लग रहा है? नहीं सर, लग रहा है? नहीं, हम लाइक ऑब्वियसली देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे सम करता हूँ, देखिए, ठीक है। एक ईवी जो है, आप एक नॉर्मल आईसी इंजन व्हीकल भी लेते हो, आप हद से कितने किलोमीटर चलाते हो बिफोर यू सेल इट ऑफ, या उसको हटा देते हो? मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अगर मैं 2 व्हीलर्स की बात करूँ तो मे बी 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरी पूरी व्हीकल में ईवी, एक तो 90% लेस मूविंग पार्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू आईसी इंजन, ठीक है। नंबर 2, आपको बस एक ही ऐसा पार्ट है जो आपको 3 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा, विच इज बैटरी। बैटरी की भी लाइफ आती है 2000 साइकिल की, एक साइकिल में 100 किलोमीटर दे रही है, अपने 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख किलोमीटर निकल के आता है। तो आप 30,000 और 2 लाख के बीच में अगर 1 लाख भी मेरी, अगर 1 लाख किलोमीटर भी अगर ईवी आप चला रहे हो, आपको दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं है उस ड्यूरेशन पे कि मेरे को कुछ और लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताता हूँ, जहाँ पे आईसी इंजन के व्हीकल्स में क्या होता है ना, कोई एक मॉडिफिकेशन आता है। सपोजिटली आज आपने एक XYZ व्हीकल ले ली किसी भी ब्रांड की, उस XYZ का जब 2025 एडिशन आएगा ना जी, तो आप 24 वाले अपने मॉडल को चेंज नहीं करवा पाओगे 25 पे। Am I right or wrong? हाँ, बिल्कुल नहीं करा पाओगे। ईवी में क्या होती है, अपडेट्स आती हैं, जैसे मोबाइल में आती हैं, उसे OTA अपडेट्स कहते हैं, ओवर द एयर अपडेट्स, ठीक है। वो आपका जैसे मोबाइल नहीं आता ऑपरेटिंग, आप सो रहे हो उस टाइम पे वो अपने आप में अपडेट हो गई। सो ये सारी चीजें ईवी में आपके साथ जो हो सकती है, आईसी में कभी नहीं हो सकती है। लोगों को ना एजुकेट करना है प्रॉपरली। अगर वो चीज उसको समझ में आ गई है, ईवी है, बैटरी, तो एक साथ 50,000 का खर्चा आ जाएगा। वो 50,000 का खर्चा तब आएगा उस पॉइंट पे जब आप उसका पूरा जूस ले चुके होंगे, तब तक आप उस पे 1 लाख रुपए कमा चुके होंगे, ठीक है। ओके, खासकर डिलीवरी बॉयज के लिए अगर आप देखोगे ना, आप 2 लाख किलोमीटर पे अगर वो आप मान लीजिए हर एक किलोमीटर पे एवरेज हिसाब से बोल देता हूँ मैं, 3 या 4 रुपए भी बेसिकली वो बंदा कमा रहा हुआ ना, या कहते हैं सॉरी 30-40 पैसे भी बचा रहा हुआ ना, तो 80,000 से 1 लाख रुपए वो सेव कर लेगा उस 2 लाख किलोमीटर की उस पे राइड पे। ओके, तो आप उसको अगर मतलब ऑफ कोर्स आप इनिशियली देखोगे कि हाँ 15-20 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, 5 साल बाद एक बार में ज्यादा खर्चा आ सकता है, बट उस दौरान पे यू वुड हैव earn more money than you would be spending at after 5 years। हमने अभी कैलकुलेशन करी थी ना पेट्रोल की, 5,000 तो महीने के बचा रहे हो जी, साल के 60,000 बचा जी, 3 साल में 1,80,000 बचा। अब 1,80,000 बचा के अब तेरे को 50,000 की लागत वापस आ रही है, तो क्या दिक्कत है? मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस। इट्स मोस्ट लाइक वैसे मैं आपको थोड़ा प्रीपेड पोस्टपेड वाला काम थोड़ा सा आपको बोलूंगा। वैसे कोई भी बंदा इंडिया में 90% ऑफ देम रादर 1 लाख से ज्यादा टू व्हीलर नहीं चलाते, वो चेंज कर लेते हैं 1 लाख के ऊपर, क्योंकि आपका 30,000 में टायर चेंज करना होगा, थोड़ी देर बाद आपको शॉकर्स, आप मूविंग पार्ट जब आईसी में ज्यादा है तो बतेरे और खर्चे आ जाएंगे आपके। ओके सर, अगर मैं नेविगेशन की बात करूं या फिर लाइव ट्रैकिंग की बात करूं, तो हमारी जो व्हीकल है उसमें इस टाइप के क्या फीचर्स हैं? देखिए, ट्रैकिंग एंड नेविगेशन इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द पाई। ओके, जो ओवरऑल फीचर्स आपको मिलते हैं, इट इज एनेबल्ड विद द हेल्प ऑफ समथिंग जो हम बोलते हैं IoT डिवाइस। ओके, अब वो IoT डिवाइस क्या करता है, वो सिर्फ आपकी लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेशन तो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें फायदे में मिल जाती है। एक जैसे कि जियो फेंसिंग है। अब भले ही आप खुद गाड़ी चला रहे हो या फिर आपने किसी को किराए पे दे रखी हो,
एज अ बिजनेस, एज अ ओनर, मुझे पूरा गारंटी चाहिए कि भी मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। राइट राइट। अब मैंने आपको स्प्लेंडर की चाबी दे दी, मुझे कुछ नहीं पता तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो। राइट। लेकिन अगर मेरी ईवी आपके हाथ में ना, मैं यहाँ बैठे बैठे अपने फोन पे देख सकता हूँ आप कौन कौन से एरियाज में जा रहे हो। अगर आप एक सर्टेन एरिया से बाहर निकले तो मुझे पता चलेगा आप बाहर गए हो। अगर आप एक सर्टेन स्पीड को क्रॉस किया है तो मुझे पता चलेगा आपने ओवर स्पीडिंग करी है। राइट। मुझे लगता है कि आप गाड़ी लेके कट रहे हो, तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपने फोन से आपकी गाड़ी को इमोबिलाइज कर सकता हूँ, आपकी गाड़ी चालू नहीं हो पाएगी। ओके। मैं यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ गाड़ी को, एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी कहाँ पे है। मैं यहाँ तक कि ये भी पता कर सकता हूँ कि आपने गाड़ी किस तरीके से चलाई है। आप रफ ड्राइविंग कर रहे हो, हार्ड एक्सेलरेशन कर रहे हो, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, या स्मूथ गाड़ी चला रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने फोन पे फिंगरटिप्स पे ले सकता हूँ एज अ बिजनेस ओनर। ओके। एज अ राइडर अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगर मेरे को अपनी व्हीकल की रेंज ज्यादा लंबी रखनी है, बैटरी को और लंबा खिंचवाना है, तो आई कैन इंप्रूव माय राइडिंग स्टाइल, अपना इंप्रूव कर सकूं। वो ऐप आपको फीडबैक देता रहेगा कि आपकी राइडिंग साइकिल कैसी है, ड्राइविंग साइकिल कैसी है, बैटरी को चार्ज करने का सबसे बेस्ट टाइम कब होगा, कितने पॉइंट पे आने के बाद आप बैटरी चार्ज लगाएं ताकि आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल ऑप्टिमाइज। तो ये वो पॉइंट आ जाता है जहां पे टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर जाती है आदमी के ट्रस्ट को। क्योंकि मैं जब आपके हाथ में स्प्लेंडर की चाबी दे रहा हूँ, मैं ट्रस्ट के बेस पे दे रहा हूँ, और तुमने क्या किया गाड़ी से मुझे नहीं पता। राइट। लेकिन अब अगर मैं आपको गाड़ी अपनी दे रहा हूँ तो ट्रस्ट तो चलो हो ना हो, मुझे गारंटीड पता है कि तुमने मेरी गाड़ी के साथ क्या किया। ओके। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस जो ईवीज में है, जो आईसी इंजन्स में आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी तो अभी सिर्फ इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई है। आगे आगे जाके देख के हम खुद हैरान होने वाले हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस आईओटी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या क्या नए नए फीचर्स इसके ऊपर बिल्डअप हो सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स जो इन पे भी काम कर रहे हैं, और वो जो अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इनके ऊपर, वो देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए जी सर, हमने बहुत बातें कर ली इस व्हीकल के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि व्हीकल देखने कब मिलेगा और लोगों के पास तक आएगा कब। आप इसे देख और चला दोनों चालू कर सकते हो अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे के दिन से। That is the day that we have finalized कि we will make our vehicle public, although advertisements and all आपको जुलाई से ही चालू हो जाएंगे दिखने के लिए, या इसके रिव्यूज हैं या वीडियोस, टेस्ट ड्राइव वगैरह जुलाई 15 से आप इसको दिल्ली में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। हमारे डीलर्स हमने ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर दिए हैं। सुभाष नगर में हमारा एक शोरूम है, वहाँ पे आप 15 जुलाई ऑनवर्ड से आके व्हीकल को देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और चाहे तो बुक भी कर सकते हैं। हमने प्लान किया है कि 15 अगस्त ऑन द इंडिपेंडेंस डे वी विल बी हैंडिंग ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ व्हीकल्स टू आवर कस्टमर्स। ओके सर, अमेजिंग सर, काफी कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आपसे ज्यादा मजा तो हमको आया। एक ईवी पे स्विच करने से एक आम आदमी की जिंदगी में इतना फर्क पड़ेगा, इसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब इस एपिसोड के बाद मैंने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। मैं अगर बात करूं कॉरेट इलेक्ट्रिक की, तो ये कंपनी बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली लोगों के लिए काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये फ्यूचर में काफी अच्छा भी करेंगे। बाकी मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका भी कोई अपना स्टार्टअप है या आप भी कोई बिजनेस ओन करते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड हम आपके साथ एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए क्या सीन है।